Welcome back, dear students. This is the second session of today in business law. ठीक है जी. तो ड्यूटीज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से हम बात शुरू कर रहे हैं इस वक्त कि ये जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं. सबसे पहली जो इनकी जिम्मेदारी है, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी टू प्रोवाइड फैसिलिटी. It is the duty of railway administration to render best possible facilities for receiving, forwarding and delivery of goods to consignee from consigner. यानी कंसाइनर कौन होता है बताया मैंने आपको. कंसाइनर वो बंदा होता है जो सामान देता है और कंसाइनी सामान लेगा. अब यहां पर जिम्मेदारी रेलवे की है कि बेस्ट पॉसिबल सर्विस दें. ठीक है जी. अब देते हैं या नहीं देते हैं ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ. ठीक है. कभी रेलवे से जरूर सफर करना चाहिए इंसान को. एक जिंदगी का एक तल्ख और नया तजुर्बा होता है. स्पेशली एक लॉन्ग जर्नी अगर आप करें, जैसे कराची से इस्लामाबाद, कराची से कश्मीर की तरफ, इस्लामाबाद ही जाएं तो आपको अंदाजा होगा. सक्कर वक्कर हैदराबाद उतर जाएं तो ये तो कुछ भी नहीं है ना. सफर तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा. अच्छा, तो पहली ड्यूटी है फैसिलिटी देनी है और अच्छे से देनी है. दूसरी क्या है? ड्यूटी टू फॉलो इक्विटी एंड जस्टिस. ड्यूटी टू फॉलो इक्विटी एंड जस्टिस, इसका मतलब क्या है कि भाई इंसाफ और सबके साथ बराबर रहना है और इंसाफ से काम करना है. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू डील ऑल द पैसेंजर्स एंड कंसाइनीज इक्वली. फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि जिसकी सिफारिश आ गई उसको बेहतर सर्विस दी जा रही है, जिसकी सिफारिश नहीं है उसको बेहतर सर्विस नहीं दी जा रही है. तो एक बार ये हुआ कि अच्छे खासी मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, तो मैं गया, मुझे टिकट लेने थे, वक्त की कमी थी, तो एक अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट्स के ऊपर. सिटी स्टेशन ये आया चंडीगढ़ रोड पर है. तो मैं गया तो मैंने लाइन देखी. पहले तो मैं गलत लाइन में लग गया तो मेरा वो टाइम भी वेस्ट हो गया. फिर मैंने क्या करा, फिर वही जो शॉर्ट रास्ता होता है हमारा पर्ची वाला, तो एक बंदे से मैंने बात की, वो एक डाकखाना मिल गया हमारा, तो मुझे बगैर लाइन के उसने टिकट दिया. उस पर कुछ लोग चिल्लाए भी, वैसे तो पाकिस्तानी है ना, हमें भी मौका मिलता है, हम भी छोड़ते नहीं किसी को. खैर, तो वो क्या फेवरेटिज्म वाली बात हो गई यार, मुझे लाइन में लगना चाहिए था असूलन. लेकिन क्या हुआ कि लाइन में लगे बगैर हमने अपना काम करवा लिया, हो गया काम. ठीक है जी. अच्छा, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे जो है ना नहीं आए हैं, तो एक मैसेज कर दूं ज्वाइन अगेन का. फिफ्टी 54 हो रहा है. अच्छा जी. ओके, तो हाँ ये गलत है. पर्ची का सिस्टम खत्म होना चाहिए हर तरह से, और हमेशा जस्टिस के ऊपर बात होनी चाहिए. नो बडी शुड अलाउ टू गेट अनड्यू एडवांटेज और प्रेफरेंस. किसी को भी अनड्यू एडवांटेज और प्रेफरेंस हमें नहीं देना चाहिए. Number 3, to follow government policy. It is the duty of railway administration to follow the policy and procedure formed by federal government in public interest. यहाँ तक इसको करेंगे, दो दो लाइनें लीजिएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं करने की होती. समझ रहे हैं ना आप लोग? साथ साथ मैं शॉर्ट कर देता हूँ. चलें इस सवाल को यहाँ तक करेंगे, इसको यहाँ तक करेंगे. इसकी तो पहले वाले की तो है ही दो लाइनें. ठीक है जी. ड्यूटी टू प्रोवाइड क्विक सर्विस. अच्छा, बस देखें, ड्यूटी तो है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ क्या ये होता है या नहीं होता. कभी जिंदगी में भी ये क्विक सर्विस नहीं देंगे. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉलो द पॉलिसी एंड प्रोसीजर. अच्छा, इसके बाद ड्यूटी टू प्रोवाइड क्विक सर्विस. टाइम इज मनी फॉर एवरी पर्सन. हर बंदे के लिए टाइम क्या होता है जी? हर बंदे के लिए टाइम जो होता है वो मनी होता है, और हर बंदे का वक्त कीमती है. हमारा भी वक्त कीमती है और आपका भी वक्त कीमती है ना. So it is the duty of railway management to carry passengers and goods in time to their destination without any delay. क्या तारीखी जिम्मेदारी दे दी गई इस जुमले के अंदर कि ये जिम्मेदारी है रेलवे की कि वो सही वक्त पर सामान पहुंचाए. ठीक है जी, जो आज तक कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से. तो बेटा यहां से ले लेना बाकी सारी.
यहाँ से ले लें बाकी। अच्छा, तो सही टाइम पर सर्विस देनी है। लायबिलिटीज ऑफ रेलवे, लायबिलिटी एट रेलवे रिस्क सेक्शन 73। Railway administration shall not be free from its responsibility for any loss or damage due to damage to the goods unless the railway management proves that it had taken reasonable care of the goods. The railway administration will compensate if the goods are lost from his custody even without negligence. मैंने कराची से सामान अपना जो है वो फॉरवर्ड करवा दिया, लेकिन वो लाहौर पहुंचने से पहले ही बीच में कहीं गायब हो गया। Now who will be held responsible? Definitely, Pakistan Railway will be held responsible. अगर मेरा सामान बीच में से कहीं गायब हो गया है तो पाकिस्तान रेलवे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसका क्वेश्चन बता दें बेटा, लिखा हुआ तो है ऊपर। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं आप लोग। ड्यूटीज के साथ नहीं, ये लायबिलिटीज भी। ठीक है, तो पहली ड्यूटी क्या है कि सामान भाई सही सालिम और सलामत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ना हो कि सामान कहीं बीच में से गायब हो जाए। ठीक है जी। लायबिलिटी एट ओनर रिस्क। अच्छा, एक बात और कि सामान ना सिर्फ गायब हो बल्कि डैमेज भी नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर दो ट्रेन हैं, आपस में उनका टकराव हो गया और उसकी वजह से दोनों ट्रेन का सामान जो ज़ाया हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान रेलवे की है। इसी तरह अगर कोई इंसानी जान या कोई जानवर मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान रेलवे की है। उसको वो तमाम उसको इवन अप करना पड़ेगा, कैटर करना पड़ेगा, उसके पैसे उसकी पेमेंट अदा करनी होगी। ठीक है जी। लायबिलिटी फॉर डिले, ये बड़ा हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि जितनी भी ट्रेन जो है ना लेट होती है ना, कोर्ट में जाकर उन पे केस कर दें सारे पैसेंजर्स मिलके। तो देखें कुछ ही दिन लगेंगे तो ऐसा दबंग काम होना शुरू हो जाएगा ना। लेकिन वही ना, करेगा कौन, स्टार्ट कौन करेगा, इनिशिएट कौन लेगा, पहला स्टेप कौन उठाएगा, इसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फुकदान और कमी होती। खैर, liability owner risk, railway management shall be responsible for any loss, damage due to loss, damage of goods due to delay in or detention unless it proves that the delay or detention arose without negligence or misconduct of railway administration. कितनी बड़ी बात की गई है जिस पर कभी भी पाकिस्तानियों ने अपने कान नहीं धरे। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई डिले हो जाता है और डिले की वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, तो पाकिस्तान रेलवे उस डिले को पूरा करेगा, उस नुकसान को भरेगा। पाकिस्तान रेलवे उस नुकसान को भरेगा जो डिले की वजह से नुकसान हमारे पैसेंजर्स का, हमारे कस्टमर्स का हुआ। लेकिन अफसोस के साथ 1947 में जो पहली ट्रेन चली पाकिस्तान की और 2020 में जो आखिरी ट्रेन अभी तक चली, इसमें से 98% ट्रेन लेट होती। लेकिन आज तक किसी एक बंदे ने, करोड़ों लोग सफर करते हैं, एक बंदे ने भी कंप्लेन नहीं की कि भाई ये डिले हो गया, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, ये मेरा नुकसान पूरा किया जाए। कोई अदालत जाए, कोई इस तरह से करे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है जी। ओके, liability in case of animals. Railway administration is not liable for loss or damage beyond these limits. In case of dogs, donkeys, sheep, goats, rupees 1,000 per head, mules, cattle, and camels 15,000 rupees per head, horse 10,000 rupees per head, and elephant 50,000 rupees per head. अब देखें ना कितना कम ये भरपाई कर रहे हैं। जानवरों में इन्होंने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये जानवर खुद जानबूझ के गायब कर देते हैं। भाई मिसाल के तौर पर एक भेड़ है और हमने वो भेड़ या जो है या बकरा हमने रेलवे के जरिए कराची से हैदराबाद भेजा।
अगर बकरा बीच में कहीं गायब हो गया तो पाकिस्तान रेलवे कितने पैसे देने की जिम्मेदार है? 1000 रुपए देने की जिम्मेदार है। 1000 रुपए ये सुने, वो गायब ही हो गया ना, उसको नहीं मिली ना। सुने, तो इन दिस सिचुएशन, वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा, तो भाई इस सिचुएशन में क्या है भाई, बकरा गायब हो गया जिसका गोश्त 1200 रुपए किलो है, वो पूरा बकरा गायब हो गया। गोश्त 1200 रुपए किलो है बकरे का, पूरा बकरा गायब हो गया, और पैसे कितना देगा रेलवे? 1000 रुपए देगा। अब बताएं, मतलब ये तो यही बात हो गई कि एक बंदे की पूरी जिस्म पर जो है ना जख्म ही जख्म है, और आपने उसके एक जगह पर एक सनी प्लास लगा दिया कि ये लो भाई ये हमारी तरफ से। तो क्या ये उसके जो उसको जख्म है उसकी भरपाई हो जाएगी? एक बंदे की सारी हड्डियां टूट गई हैं, पूरा जख्म से खून हर तरफ से बह रहा है, आपने एक सनी प्लास लगा के बोले चलो जी हमारी कहानी खत्म हो गई। तो ये तो देखें ना, ये पाकिस्तानी कानून के अंदर ये सब चीजें जो है, जाहिर है वो खुद से ही तो गायब करवाते हैं। मुस्तफा बेटा की क्लास हो रही है बिजनेस लॉ की। खैर, अब आप आए, सेकंड सेशन है हमारा जिसको 15 मिनट होने वाले। अच्छा, इस तरह अब गधा है। गधा कम से कम 80,000 रुपए का है, कमर्शियल है भाई, वैल्यू उसकी 80,000 रुपए का गधा, ये 1,000 रुपए देने की बात करें, मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? उनको तो है ही नहीं। अब 10,000, 5-5 लाख के घोड़े हैं, 10 लाख, 10,000 रुपए। अब भाई हाथी, भाई हाथी 1 लाख रुपए में भी कोई हाथी नहीं मिलेगा, थका हुआ हाथी भी 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगा, शायद 5 लाख 10 लाख में भी ना मिले, करोड़ों रुपए में होते हैं हाथी। और ये अगर हाथी गुम करके पूरा 50,000 रुपए देने की बात करें, हाथी का दांत ही सारा 1.25 लाख रुपए का होता है। खैर, क्या अगर वो गुम हो जाते हैं? ठीक है जी। ओके, liabilities after termination of transit. Transit terminate on the expiry of free time allowed for uploading the goods. Transit terminate on the expiry of free time allowed on unloading the goods. बट ट्रांजिट हमारा टर्मिनेट कब होता है? जब सामान एक खास मकाम पर पहुंच जाता है। जैसे कराची से हमने सामान भेजा और वो लाहौर पहुंचना था, अब लाहौर सामान पहुंच गया, लाहौर सामान पहुंचने के बाद 24 घंटे, ठीक है जी, जब सामान पहुंच जाएगा तो उसके बाद उनके पास टाइम होता है, अल्लाह भला करे, चंद घंटों का, 24 घंटों का भी हो सकता है, कि भाई अपना सामान उठा के ले जाओ। उसके बाद हमारा जो मुआहदा है आपस में वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आप सामान के खुद जिम्मेदार हैं। समझ रहे हैं आप बात? Transit terminate on the expiry of free time allowed for unloading the goods. The responsibility of railway administration during 7 days after the termination of transit is the same as that of Bailey under the Contract Act. और वो ट्रांजिट टाइम खत्म होने के बाद भी 7 दिन तक आपके सामान की रेलवे की जिम्मेदारी है। 8वें दिन उनके मजे आते हैं। जो सामान लेने कोई 7 दिन तक नहीं आए तो उनकी मुंह में पानी आने लगता है रेलवे वालों की। और अब वो जब छठा दिन शुरू होता है तो वो ख्वाब बनाने लगते हैं कि ये पंखे रखे हुए हैं, ये सामान रखा हुआ है, अगले दिन कोई नहीं आया, हम इसको अपने घर ले जाकर लगा लेंगे, हम ये फ्रिज अपने घर ले जाएंगे, हम ये अलमारी अपने घर ले जाएंगे। आपके बोलते हैं ना, बदनीयत लोग तो हर जगह मौजूद हैं। ठीक है जी। ओके, तो लाइबिलिटीज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्मिनेट हो रहा है उसके बाद 7 दिन तक उनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत की पॉइंट है इसका, ये याद रखिएगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डिलीवरी। पहली बात तो ये, रेलवे खुद जाकर डिलीवरी करता ही नहीं है। किताबों में शायद होती है, लेकिन असल में तो रेलवे कहीं जाता ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, where railway administration deliver goods or animals in good faith to a person who produced the original railway receipt, it shall not be liable on the ground that such person is not legally entitled thereto or endorsement on the goods receipt is false or defective. अच्छा, तो यकीनन वैसे तो बहुत आसान इंग्लिश लिखी हुई है, आपके बात समझ में शायद आ गई हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई सेक्शन 79 ये कह रहा है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है
अगर किसी गलत बंदे को सामान डिलीवर कर देती है, ठीक है जी, on the ground that such person is not legally entitled thereto, the endorsement on goods received is false or defective, तो वो फिर जाहिर है पे करेंगे। अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन गलत बंदे को सामान डिलीवर कर देती है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी आ जाएगी। और नहीं, सेक्शन लिखना लाजमी नहीं है, सेक्शन लिखना लाजमी नहीं है, क्योंकि इतने सेक्शन तो वकीलों को याद नहीं होते जो उनको 20-20 साल अपनी सर्विसेज देते हुए हो जाते हैं। तो देन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, तो फिर आप लोग कैसे जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है जी। लायबिलिटी फॉर इंजरी टू पैसेंजर, एक पैसेंजर था, एकदम से झटका आया और उसका सर फट गया, हाथ टूट गया, whatsoever. According to Section 82, if due to negligence of railway administration, any passenger is injured or died due to accident, the railway shall be responsible to pay 100,000 as compensation and hires of deceased to and rupees 10,000 to injured person. वही ऊँट के मुंह में जीरा। एक बंदा जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना थी, 30 दिन के 5 लाख रुपए महीना वो कमाता था, वो बंदा रेलवे के जरिए सफर कर रहा था, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें वो मर जाता है, तो उसके वारिसिन को कितने दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से? 1 लाख रुपए, जो उसकी एक हफ्ते की भी आमदनी नहीं है। अच्छा, एक बंदा जो जिसकी सांस चल रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ सांस चल रही है, उसको आगा खान लेके जाते हैं, 25 लाख रुपए का उसका बिल बन जाता है मिसाल के तौर पर, तो रेलवे उसको कितने देने की जिम्मेदार है? सिर्फ 10,000 रुपए देने की जिम्मेदार है। अब आप बताइए, क्या ये कानून सही है या ये जुल्म है हमारे लोगों पर? ठीक है, डेफिनेटली ये जुल्म है कि भाई मतलब बंदा की जिंदगी आपने तबाह बर्बाद कर दी, और दे कितने रहे आप उसको? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये यार, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बंदे को अगर आपने थप्पड़ मार दी ना, उसकी भी कॉम्पनसेशन 10,000 रुपये नहीं हो सकती, कम से कम 2-4 लाख रुपए उसको वैसे देने चाहिए। खैर, लाइबिलिटी ऑफ लगेज, लगेज तो पता ही आपको सामान को कहते हैं। Railway is not responsible for the personal luggage of a passenger which has not been booked and which is taken by passenger with him at his own risk. ठीक है जी। अच्छा, रेलवे में जेब कतरे भी बहुत होते हैं, चोर भी बहुत होते हैं। यही वजह है कि कभी भी रेल से जो सफर करें आप, वो अकेले आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? हमेशा रेलवे का जो सफर है वो आपको किसी न किसी के साथ करना चाहिए। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम द रेलवे, तो आप क्या करें? किसी न किसी के साथ सफर करें, ताकि जब वो जाग रहा हो तो आप सो जाएं, और जब आप जाग रहे हों तो वो सो जाए। इससे क्या हो जाएगा? इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, ट्रैवलिंग में भी आसानी हो जाएगी, सामान भी आपका सेव रहेगा। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ठीक है जी, नहीं तो फिर ऐसा होता है कि आप अकेले सफर कर रहे हैं, आपका सामान कोई ले जाएगा, सामान ले क्या जाएगा बल्कि चोरी हो जाएगा आपका सामान। और जब अच्छा, फिर वो क्या होता है कि स्प्रे आता है, मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि आप उसको स्प्रे को इस्तेमाल कीजिएगा। एक स्प्रे आता है, उसमें ये होता है कि अगर कोई बंदा सो रहा है ना, वहाँ पे हल्का सा फिजा में आप कुछ मास्क वगैरह लगा के फिजा में हल्का सा वैक्स स्प्रे कर दें, तो जब आप वो स्प्रे कर देंगे तो बंदा जो नींद में पहले से ही वो पक्की नींद में चला जाएगा और उसकी आंख नहीं खुलेगी। और जब आप समझ गए आप कि जब उसकी आंख नहीं खुलेगी तो आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है जो उसमें होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने ये तरीका किया हुआ है, बेसिकली मैं ये सब चीज़ें देख चुका हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ इवेंट्स हुए हैं, तो सुनने में अक्सर इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। अच्छा जी, तो क्या हुआ? इतने ज़्यादा चैट में एकदम से आ गया यार। तो
चलिए एक मिनट में देखता हूँ। जागने वाला हमेशा मैं ही रहता हूँ। ओके 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 सर, बंदा गायब नहीं होती मिसाल के तौर पर। ट्रेन में और भी लोग होते हैं तो वो अपने अपने चीजें देखेंगे ना, आपकी थोड़ी देखेंगे। स्प्रे का नाम बताऊं? नहीं बेटा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा स्प्रे आता है कि जिससे जो है ना, सो रहा है ना अगर कोई, वहां आपने हल्का सा उसके मतलब आंख में रखा, कमरे में आपने थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, वो अब वो उठेगा आराम से, कम 4 घंटे बाद उठेगा। इतने में तो आप घर पूरा साफ कर सकते हैं। आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके अम्मा अब्बा सो रहे हैं, कोई हल्ला गुल्ला करना है, थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, अम्मा अब्बा सोते रहेंगे वहां पे, चल मेरा भाई अपना काम चलता रहेगा। ठीक है जी। खैर, तो मैं चैट बंद कर रहा हूँ, तुम लोग ज्यादा ही कुछ जो है ना उतावले हो जाते हो ना, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ती है। लो मैंने बंद कर दी बेटा। सही बात है, आजकल के बच्चों को अगर इस तरह की चीजें पता चल जाए ना, सबसे ज्यादा वो अपने बड़ों पर इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आप। ठीक है जी। खैर, तो लायबिलिटी इन केस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स। तो देखें, सामान जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, और उसमें किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी। लायबिलिटी इन केस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स। वैल्यूएबल आर्टिकल्स कौन से होते हैं? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। अब जाहिर है कि जिसके पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सफर किस चीज से करेगा? क्या वो सफर इससे करेगा? ट्रेन से करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा ना यार, पहली बात तो यही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही संकी और कंजूस टाइप के होते हैं, वो अपना इतना सा बचाने के लिए इतना नुकसान करते हैं। ठीक है जी। तो in case of valuable articles mentioned in second schedule of act like gold and silver containing value more than 10,000 rupees, railway administration will not has held responsible in case of loss. If extra charges have been paid, then railway will be responsible. देखिए, अगर इस तरह की चीजें आप लेके जाते हैं और वो आपकी चोरी हो जाती हैं, पहली बात तो ये रेलवे की जिम्मेदारी है ही नहीं। रेलवे बोलता है कि जब इतने अमीर हो तो इससे रेलवे से सफर ही क्यों कर रहे हो? भाई जब इतना पैसा माल और दौलत था तो तुम रेलवे में आए क्यों, पहले तो ये बता दो। अच्छा ठीक है, फिर हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिया आपने? अगर आप सोने चांदी के एवज रेलवे को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करेंगे, फिर रेलवे जिम्मेदार होगा, वरना रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। और फिर अगर आप 2,000 रुपये दे रहे हैं और उसके खोने की सूरत में 2,000 रुपये वो वापस कर देगा रेलवे, मतलब जिम्मेदारी भी इस तरह की है ना कि ना होने के बराबर। और रेलवे से 2,000 रुपये वापस निकालने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए अपने खर्च भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सरकारी दायरा है। ये फॉर्म भरो, ये एफिडेविट भरो, इसके बाद जाओ गवाहों के साइन करवाओ, कोर्ट से इसको एंडोर्स करवा के लेकर आओ, वकील को लेकर आओ, यूं करो यूं करो यूं करो। तो इस तरह की बहुत सारी है ना, ये पूरी दुनिया ऐसे ऐसे घुमा देंगे, पूरी दुनिया आप घूमेंगे, उस जब जाकर आपको वो चीज वापस आपको मिलेगी। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा, तो लायबिलिटी इन केस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल भी सुन लिया आपने। तो ये 8 हेडिंग्स करनी है बेसिकली, मैं पहले ही 9 आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत है हेडिंग्स। तो कोई काम की बात हो तो चैट में लिख दीजिएगा। रेलवे नॉट रिस्पॉन्सिबल, किसकी सूरत में रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कोई खुदा की तरफ से आफत आ जाना, अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ होती है, जो नेचुरल, दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर, मिसाल के तौर पर वही तूफान, जलजला, ठीक है, जंग हो जाना। जंग हो गई, रॉकेट आकर कोई गिर गया अगर आपके उस ट्रेन पर, तो भी जिम्मेदार नहीं। स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करें, इतनी देर तक स्क्रीन रुकी हुई होती है, जब टॉपिक खत्म होता है, जब याद नहीं आना चाहिए आप लोगों को। खैर, एक्ट ऑफ पब्लिक एनिमीज, वही इसराइल, इंडिया। सीजर अंडर लीगल प्रोसेस, अगर वो सामान रुक गया है कानूनी तौर पर, किसी ने उस पर क्लेम कर दिया कि ये मेरा है, आप कह रहे हैं मेरा है, इस सिचुएशन में भी लॉ जिम्मेदार नहीं होता। नेग्लिजेंस ऑफ कंसर्न एंड कंसाइनी, अगर कंसाइनर या कंसानी की अपनी वजह से अगर कुछ लॉस हुआ है तो फिर भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अरीबा ने क्या कहा था? अरीबा इस पे का, अच्छा सर गैस पेपर कब देंगे बता दें। ओके,
कैरियर नॉट लायबल टू कंपनसेट ओनर ऑफ गुड्स, ये वाला भी बताता है। अच्छा जी सर, शुरू के चैप्टर्स का क्या होगा सेक्शन सी की टाइम? ओके ओके। अच्छा, इस सवाल के ख़त्म होने के बाद हम जो लोग जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं और हम एक पुराना सवाल पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, नेग्लिजेंस तो पता है ना, आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब नया है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। ये भी दिखा दो पहले आपको कितना है। ये भी बड़ा मज़ेदार है, वैसे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। टाइटैनिक याद दिलाएंगे आपको इसके अंदर ना, समंदर। ये भी अच्छा खासा बड़ा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। बिल ऑफ लीडिंग चार्टर पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, ये अगली अगली क्लास में हमारा कैरेज ऑफ गुड्स अगली क्लास में खत्म होगा। यहाँ मैं रोक कर, जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, इसके बाद मैं ये चाहूंगा कि मैं पुराना सवाल पढ़ाऊं। ठीक है जी, पहले आपके चैट में मैसेज देख लेंगे क्या कह रहे हैं आप लोग। जी, लायबिलिटी की हेडिंग सिर्फ 8 करनी है, यानी 8 हेडिंग्स। इंडस्ट्रियल लॉ तो बेटा मैंने शुरू ही नहीं किया ना, ये तो सारा वही चल रहा है। इंडस्ट्रियल लॉ एक्सपेक्टेड ये है कि अगली क्लास में लाजमी शुरू होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, ठीक है ना? हाँ, 2 बजे सरकारी की क्लास है, 15 मिनट है, हम एक सवाल 15 मिनट में पढ़ लेंगे। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो आई एम ओपनिंग योर माइक्स। अगर किसी को सवाल करना है तो बजाय चैट में लिखने के आप बोलें, तो मैं सुनते हुए आपका जवाब दे दूंगा। मैंने आपको माइक खोलने के राइट दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। सर मोहम्मद काशान। जी बोलिए काशान भाई। काशान भाई, सर आप क्लास में पार्ट 2 आ नहीं के, रहते। सर मैं आता हूँ क्लास में। नहीं यार, तुम नहीं थे पिछली क्लास में, थे तुम जो मैंने फिजिकल क्लास ली थी? नहीं सर, मैं उसमें नहीं था सर, उसमें थोड़ी तबीयत खराब थी। अच्छा, मैं आपकी ट्यूसडे को क्लास लूंगा ना फिजिकल, तो उसमें आप आइएगा, ठीक जी है? जी जी, ओके ओके, बोलिए। इंशाल्लाह। अच्छा सर मैं गया था, ये पार्ट 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएंगे? जनवरी में। सर ये आपकी फिजिकल क्लास कब हुई वैसे? ये मुझे भी नहीं पता चला। कौन बोल रहा है? बस ही बोल रहा हूँ। कहाँ से? बीकॉम पार्ट 2 सेक्शन सी। कहाँ से? कोचिंग का नाम बताइए। शाहजी। नहीं नहीं, वहाँ फिजिकल क्लास नहीं हुई, वहाँ नहीं हो पाएगी। अच्छा। अच्छा, मतलब हमारी सिर्फ फिजिकल क्लास नहीं होगी, वाटर वालों की अकाउंटिंग की एक्सपेक्टेड है, अकाउंटिंग की होगी इंशाल्लाह। सर जी गुलशन कैंपस का सर आपने अभी ये सवाल पढ़ाया है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी। सर इसमें है ना डिफरेंट हेडिंग्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी जाती हैं, लायबिलिटीज पे भी जाती हैं, ड्यूटीज पे भी जाती हैं। तो सर इनको सबको सेपरेट करके लिखना है, बुक में तो सारी मर्ज होके दी हुई है। देखें, यू हैव बोथ ऑप्शन, आप मर्ज करके भी लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो सर मेन हेडिंग क्या डालेंगे? तो सब हेडिंग्स होंगी ना सारी जो समर्ज करके लिखेंगे। हाँ, अच्छा, एग्जाम में ना एक आएगी, या तो लायबिलिटी आएगी, या ड्यूटी आएगी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अब एग्जाम में अगर लायबिलिटी आई है तो आप लायबिलिटी हेडिंग डालेंगे, ड्यूटीज आई तो ड्यूटी, इस तरह से। समझ में आई बात? और सर ये जो आपने लिखवाया, व्हाट डू यू नो अबाउट द कैरियज ऑफ द गुड्स ऑफ रेलवे, ये आया हुआ है, तो इसके साथ मर्ज होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज भी आता होगा ना? ये सिर्फ ये अकेला एक सवाल आता है? ये अकेला भी आ सकता है और मर्ज होके भी आ सकता है। अब जो इसकी लेंथ है वो डिपेंड करती है कि ये अकेला आया है या मर्ज होकर आया है। सर ड्यूटीज की तो सिर्फ 4 हेडिंग्स हैं। कहाँ पर? इसी में जो आपने पढ़ाई है, लायबिलिटीज की ज्यादा है। हाँ, देखें, आप ड्यूटीज और लायबिलिटीज को मर्ज कर देंगे। समझ में आ रही है बात? इंडस्ट्रियल लॉ कितना हो चुका है हमारा, ये बता दें। बेटा, इंडस्ट्रियल लॉ तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। इंडस्ट्रियल लॉ एक्सपेक्टेड है अभी अगली। आप क्या पढ़ाएंगे? कैरेज ऑफ गुड्स अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। जब कैरेज ऑफ गुड्स खत्म नहीं, अभी होगा, आप जो सेक्शन सी के बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे? अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा। अभी मैं वो खोल रहा हूँ ना, ये देखें, ये आ गया आपके स्क्रीन पर। 1 मिनट,
अच्छा सवाल करके माइक बंद कर लिया करे ना। तो सर हमें बिजनेस लॉ के ऑल क्वेश्चन देते हैं सर, एक पेज पे अगर आप लिख सकें। ऑल क्वेश्चन बिजनेस लॉ के सर ताकि उसकी कहना क्या चाहते हो? एक मिनट, हाँ बंद हो। देखें आप अपना सवाल करें फिर अपना माइक बंद कर लें, सवाल करें माइक बंद कर लें ताकि मुझे बोलने में आसानी हो, क्योंकि वो आपकी चर साउंड आ रहा है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको माइक खोलने का मैं अलाउ कर रहा हूँ दोबारा से। हाँ लेकिन आप माइक खोलें, सवाल करें, फौरन माइक बंद जरूर करें। जी बोलिए, जी बोलिए। सर ये हम हमें अभी पीडीएफ रिपीट नहीं क्वेश्चन भेज पढ़ रहे हैं सकते? ना एक एक करके बोलिए, दोबारा बोलिए। सर, अभी हम रिपीट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना ये। जी जी अभी हम रिपीट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और ये कौन से चैप्टर का है सर? चैप्टर नंबर 1 का है, सर नेम। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जिस वक्त हम सवाल पढ़ेंगे वो है एक्सप्लेन इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर आप ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर आप जो ये शाजी में कह रहे हैं फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, तो क्यों नहीं होंगी हमारी फिजिकल क्लास? बेटा उसकी वजह यह है कि वहाँ सख्ती ज्यादा है। हाँ सर, शाजी के रोड पे मास्टर जी उसमें तो हो रही क्लासेस। एक आध दिन बुला रहे हैं, इस तरह आपको भी शादी बुलाएंगे। के लिए तमाम सब्जेक्ट्स की नहीं हो रही है मास्टर जी में, ठीक है ना। मैं खुद मास्टर जी हमारी अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग वगैरह होगी ना आपकी, मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा आपको। थ्योरी वही जो रात को हमारी बात हुई थी क्लास में कि इस तरह से होगा कि फिजिकल क्लास भी होगी आपकी और ये भी होगी। सिलेक्टेड क्लास अकाउंटिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा आपको ना। ठीक सर है, आप ऐसा कुछ करें ना, अरेंज के टेस्ट के लिए हमें बुलाएं। हाँ हाँ टेस्ट के लिए तो हम बुला लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। मतलब ये है कि हफ्ते में एक दो दिन आपको बुलाया जाएगा स्पेशली अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को इशू ज्यादा आता है अकाउंटिंग के अंदर। समझ में आ रही है? सर गालिब ने तो बोला था आपसे बात करेंगे, वो ऑडिटिंग की रखेंगे फिजिकल क्लासेस। अच्छा ऑडिटिंग की हो सकता है, बिल्कुल वो रखें तो अच्छा है अगर वो रखें तो इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा अब देखें मैंने कुछ सवाल तो ले लिए आपके, अब एक क्योंकि मैं सवाल शुरू करूंगा क्योंकि वक्त की कमी हो रही है हमारे पास, आप लोगों की दूसरी क्लास शायद कोई शुरू होती है कुछ बच्चों की, इसलिए ठीक है। अच्छा तो एक एक करके होगी आपकी फिजिकल क्लास ना, क्योंकि कानून में अलाउ ये है। अच्छा देखें ये जो वाटर पम्प और गुलशन वाली जो साइड है ना, थोड़ी ये बहुत ज्यादा विजिलेंट होती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर थोड़े ज्यादा सख्ती बरतते हैं ये है, लेकिन नॉर्थ कराची वगैरह में इतनी सख्ती नहीं है। तो ये इलाके इलाके के हिसाब से भी थोड़ा लॉ में डिफरेंस होता है। अच्छा इसी तरह ये है कि फिर भी बुलाया जाएगा आपको। मैं भी एक कोशिश करूंगा एक आध लॉ की क्लास भी फिजिकल लूँ बेटा आप लोगों की, लेकिन ये क्या स्पेशली मैं समझता हूँ अकाउंटिंग अगर हो जाए तो आप लोग ज्यादा मुतमईन रहेंगे उससे। समझ में आ रही बात? नाउ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक सवाल है, जिसने पढ़ लिया है वो जा सकता है, जिसने ये सवाल नहीं पढ़ा है वो रुके क्लास में, जिसने सवाल पढ़ लिया है वो जा सकता है। ठीक है जी। अब देखें कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये सवाल नहीं पढ़ा है, ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है और ये बुनियाद है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा हुआ आपको लगता है तो यू में गो नाउ, आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई भी सवाल हो आपका आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवाल करिए रात को 10 से 11 के दरमियान। अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है? पहला इसके अंदर है एक एसेंशियल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर करने वाला अपनी मर्जी से ऑफर कर रहा हो, एक्सेप्टेंस करने वाला अपनी मर्जी से एक्सेप्ट कर रहा हो। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, एक लीगल रिलेशन होना चाहिए। देखें साथ साथ जो लोग इसको क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं वो इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये सवाल आपके पास रहे। इसी से ऑनवर्ड एक सवाल हम पढ़ते रहेंगे हर क्लास में, कुछ ना कुछ तो इस तरह आपका आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर आगे वो सवाल भी आपको करने को मिल जाएंगे जो आपने नहीं किए। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद लीगल रिलेशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन क्या होता है? कानूनी रिश्ता, बायर और सेलर के दरमियान एक लीगल रिलेशन होता है। ठीक है जी, तो वैलिड और कॉन्ट्रैक्ट वही है जिसके अंदर एक लीगल रिलेशन आपके दरमियान क्रिएट। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड कंसिडरेशन, बदले में जो चीज दी जाए दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन।
मिसाल के तौर पर प्राइस होती है, कंसिडरेशन होती है, सर्विसेज भी कंसिडरेशन हो सकती हैं। तो इस तरह आपने क्या करना, 3 लाइंस पर हेडिंग लेनी है। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। तो 3 लाइंस पर हेडिंग आपने लेनी है। जी बेटा आसिफ भाई, ये शॉर्ट होगा, आप 3 लाइंस पर हेडिंग लेंगे, अपने हिसाब से इसको पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेकर 3 लाइंस आपने अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करनी होगी। कंसिडरेशन क्या होता है? बदला, कीमत भी बदला हो सकती है और सर्विसेज भी बदला हो सकती हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब यह है कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए। इट मींस दैट द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल कौन सी पार्टीज होती हैं? नंबर 1 माइनर्स होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले कौन होते हैं? माइनर्स होते हैं। ठीक है जी, माइनर्स के अलावा माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होता। माइनर कौन होता है? माइनर होता है 18 साल से कम। अनसाउंड माइंड, पागल भी कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होता। और डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन होता है? जिसको अदालत ने मना कर दिया हो। इसके बाद है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि आज़ाद रजामंदी होनी चाहिए। 8 हेडिंग्स करनी है इसकी, ठीक है ना। फ्री कॉन्सेंट मतलब क्या? आज़ाद रजामंदी होनी चाहिए, किसी ने जबरन आपसे ना ली गई हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो सेल परचेज की जा रही है उसका कानूनी होना लाजमी है। दैट इज कॉल्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? इट मींस दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट आर क्लियर एंड सर्टेन। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर भी होनी चाहिए और सर्टेन भी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो अनक्लियर हो। जब अनक्लियर बात होगी तो वो बात कानूनी नहीं मानी जाएगी। आखिरी हेडिंग जो इसमें आप करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ